हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल एसएससी बुक एसबी में। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी की पढ़ाई सीएचएसएल टीयर 2 एग्जाम के लिए बहुत अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो 2022 और 23 में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे हमारे, जो सीएचएसएल टीयर 2 में आए हुए क्वेश्चन थे जीके जीएस के। तो हम आज की इस वीडियो में वही देखने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है कि 18 नवंबर को आपको एग्ज़ाम देने जाना है सीएचएसएल टीयर 2 का। तो उससे पहले आप ज़रूर एक बार इस वीडियो को पूरा देख लीजिए ताकि आपको आइडिया आ सके कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और किस टॉपिक को हमें ज़्यादा अच्छे से देख के जाना है। तो आइए देखते हैं, अपना जो स्टार्ट करते हैं वो 2022 से स्टार्ट करेंगे, फिर 2023 में 2 दिन में एग्ज़ाम हुआ था। तो इस वीडियो में मैं आपको 3 शिफ्ट के पेपर कराने वाला हूँ, 3 दिन के पेपर कराने वाला हूँ। तो इसलिए 20-20 क्वेश्चन आते हैं, तो 60 क्वेश्चन होने वाले हैं। ये 60 क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे 2022 के सीएचएसएल टीयर 2 से, जो कि 26 तारीख को हुआ था 2023 में। तो आइए अपने क्वेश्चन को देखते हैं जो कि जीके जीएस में पूछे गए थे। तो यहाँ से हमारा जीके जीएस का क्वेश्चन स्टार्ट होता है। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन था। तो इसमें आप देख लीजिए कि क्या पूछा गया है कि किस खेल या गेम में योगदान करने के लिए बीसी सुरेश को वर्ष 2022 में द्रोणाचार्य पुरस्कार या फिर जीवन प्रयत्न उपलब्धि प्राप्त हुआ। तो ये थे कबड्डी से रिलेटेड थे। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, कबड्डी से। तो आपने देखा कि जो 2023 में एग्ज़ाम हो रहे हैं तो 2022 का करंट अफेयर पूछा जा रहा है। तो इसी तरह से आपका 2024 में एग्ज़ाम है तो 2023 के आसपास का करंट अफेयर आप याद करके जाइए, जैसे कि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर जो 2023 में हो चुके हैं, कुछ एक्स्ट्रा इवेंट जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था, भारत में मुगल साम्राज्य से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं। तो मुगल साम्राज्य से पूछा गया था कि कौन सा कथन इसमें सही है। तो आपका इसमें जो राइट आंसर है वो पहला और दूसरा, ये दोनों कथन सही है। हम लोग पहला कथन देखेंगे, पानीपत के द्वितीय युद्ध के साथ अकबर के शासन और उसके क्षेत्रीय विस्तार की भी शुरुआत हुई थी। तो हाँ, ये कथन सही है। कथन बी देखेंगे, हल्दी घाटी का युद्ध अकबर के शासन के दौरान जून 1576 में लड़ा गया, यह एक ऐतिहासिक युद्ध था। तो ये भी आंसर सही है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए और बी दोनों हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा मैचिंग से रिलेटेड है, जो कि सूची 1 को दिए गए बिंदुओं में सूची 2 से सुमेलित कीजिए। मतलब जो पहला सूची ए है उसको सूची 2 से मिलाना है। तो पहले हम लोग देखेंगे कि क्या है ये। तो सेक्सटेंट, उंडोमीटर, थर्मोपाइल या पायरोमीटर। तो सेक्सटेंट या फिर उडोमीटर या थर्मोपाइल या पायरोमीटर। तो ये हैं दोस्तों जो मापने के काम आते हैं, जो हमारा एक। अगला क्वेश्चन है हमारा, इसमें मैचिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं काफ़ी सारे। तो इसमें आपसे पूछा गया है कि पहला को जो है वो दूसरे से सुमेलित कीजिए, मतलब सही मिलान कीजिए। तो इसमें कुछ दिए हुए हैं, हम देखते हैं उसको क्या है। पहला है सेक्सटेंट, उडोमीटर, थर्मोपाइल, पायरोमीटर। तो ये इस टाइप के मीटर दिए हुए हैं और इधर बताना है कि इसमें से कौन सी मीटर जो है वो क्या मापती है। तो इसमें पहला आंसर होगा हमारा पहले का ए, दूसरे का डी, तीसरे का बी और चौथे का सी। तो पहले का ए जो है वो हम लोग देखेंगे कि सेक्सटेंट जो है वो 2 दृश्यमान वस्तुओं के बीच के कोण को मापता है। तो आपने याद रखा कि सेक्सटेंट जो है वो 2 दृश्यमान वस्तुओं के बीच के कोण को मापता है। फिर दूसरा देखेंगे उडोमीटर। तो उडोमीटर क्या है, ये वर्षा की मात्रा को मापता है। तो आपका राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर डी, जो कि है वर्षा की मात्रा को मापता है कौन, उडोमीटर। तीसरा है हमारा थर्मोपाइल, जो कि है विकसित उष्मा की अल्प मात्रा को मापता है। जो विकृत उष्मा की अल्प मात्रा को मापता है उसे थर्मोपाइल कहते हैं। और पायरोमीटर दोस्तों होता है जो कि किसी सतह के तापमान को मापता है। तो आपने देखा इसका आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, भारतीय संविधान में द्विसदन प्रणाली की विशेषता डैश संविधान से ली गई है। तो भारतीय संविधान में जो हमारी द्विसदन प्रणाली है उसकी विशेषता किस संविधान से ली गई, किस देश के, तो वो ब्रिटेन से लिया गया है। तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, ब्रिटेन से लिया गया है द्विसदन प्रणाली जो हमारे संविधान में लिया गया है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, आधुनिक आवर्त सारणी में किस तत्व में संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या सीजियम के संयोजकता इलेक्ट्रॉनों के समान होती है। तो जो हमारी मॉडर्न आवर्त सारणी है उसमें किस तत्व की जो संयोजकता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या वो सीजियम के संयोजकता इलेक्ट्रॉनों के बराबर है। तो वो हमारा तत्व हो जाएगा पोटेशियम। अगला क्वेश्चन हम लोग आते हैं, देखते हैं, जो कि सेंसस से रिलेटेड है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है। तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है। जो सिक्किम है हमारा, सिक्किम राज्य, वहाँ की जनसंख्या जो है वो सबसे कम है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक विश्व पृथ्वी की स्थलाकृति विशेषताओं के विवरण और वर्गीकरण से संबंधित है। तो ऐसा कौन सा वैज्ञानिक विषय है जो पृथ्वी की स्थलाकृति और उसके वर्गीकरण से संबंधित है। तो इसको बोलते हैं जियोमोर्फोलॉजी। तो इसे बोलते हैं जियोमॉर्फोलॉजी। तो आपका जो इसमें राइट आंसर हो जाएगा जियोमॉर्फोलॉजी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। जियोमॉर्फोलॉजी में क्या होता है दोस्तों, यह एक ऐसा विज्ञान है जहाँ पे पृथ्वी की जो स्थलाकृति होती है उसके कुछ विवरण और वर्गीकरण से संबंधित होता है यह विज्ञान। अगला क्वेश्चन है हमारा, इसमें कथन ए, बी और सी दिए हैं। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है या कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसमें आपसे पूछा गया है, आर्य समाज और स्वामी दयानंद सरस्वती के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो ऐसे क्वेश्चन आप दोस्तों ध्यान से
पढ़िएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में काफ़ी मिस्टेक होने की संभावना रहती है। आपसे पूछा रहेगा सही है, आपको दिखेगा कि सही नहीं है, तो इस टाइप की गलती मिस्टेक होती रहती है। तो पहले इस टाइप के क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा, फिर आंसर दीजिएगा। तो इसमें आपसे पूछा गया है कि इसमें से कौन सा कथन सही है। तो हम लोग पहला कथन देखेंगे, जो कि है ऑप्शन ए, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम मूल्यवंश तिवारी था। कथन बी, स्वामी दयानंद सरस्वती गुजरात के मूल निवासी थे। कथन सी, आर्य समाज की स्थापना 1875 में हुई थी। तो इसमें से कौन से कथन सही हैं? तो ये तीनों कथन जो है ये सही है। तो इस टाइप से डीप में भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो आप हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं वो डीपली पढ़ के जाइएगा कि आर्य समाज की स्थापना किसने की, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे ज़रूर पूछा जाएगा, और उनके रिलेटेड जितने भी फैक्ट हैं तो आप उनको भी अच्छे से याद करके जाइएगा। फिलहाल इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा, वो तीनों कथन जो हैं वो सभी सही हैं। अगला आता है हमारा नाइट्रेट आयन NO3 और क्लोराइड आयन CI, ब्रोमाइन आयन Br और आयोडाइड आयन I की मूल प्रबलता के अनुसार इनका सही अवरोही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है। तो इसमें आपसे पूछा गया है कि इनका अवरोही क्रम मतलब जो बड़ा है, फिर उसके बाद उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा। तो सबसे बड़ा जो है वो नाइट्रेट आयन है, फिर उसके बाद है क्लोराइड आयन, फिर उसके बाद है ब्रोमाइन, फिर आयोडाइड। तो ऐसा जो लिखा हुआ है वही इसका राइट क्रम हो जाएगा। इसमें आपको कुछ भी बदलने की ज़रूरत नहीं थी। इनके अनुसार जो सबसे बड़ा है वो सबसे पहले दिया है, फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे, फिर तीसरे नंबर पे, फिर चौथे नंबर पे है। अगला क्वेश्चन है हमारा 2022 के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक की मुद्रित करेंसी नोट का उच्चतम मूल्य वर्ग कितने का था। तो 2022 तक के अनुसार जो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मुद्रित करेंसी नोट का उच्चतम मूल्य वर्ग कितने रुपए का था, तो 10,000 रुपये तक का था। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा कि 10,000 तक का नोट भी हमारे भारत में छप चुका है। तो यही आपसे पूछा गया है कि 2022 तक जो है वो कितने ज़्यादा बड़े नोटों की संख्या जो है वो उच्चतम मूल्य वर्ग कितने का था। तो 10,000 तक के नोट हमारे भारत में छप चुके हैं, पर अभी इस समय मौजूद नहीं है, काफ़ी टाइम पहले छपे हुए थे। 2020 तक के अनुसार विश्व की कोयले का सबसे बड़ा प्रमाणित भंडार किस देश में स्थित है। तो 2020 के अनुसार जो था वो संयुक्त राज्य अमेरिका तक था कि वहाँ सबसे बड़ा प्रमाणित भंडार था कोयले का। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 12वां है जो है कि सूची पहले को सूची दूसरे से सुमेलित कीजिए, जो कि पर्वत शिखर और उनकी ऊंचाइयों से संबंधित है। तो सबसे पहला पर्वत आता है हमारा कॉमेट, फिर दूसरे नंबर पे कंचनजंगा, फिर तीसरे नंबर पे नंदा देवी, फिर K2। तो हम लोग देखेंगे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, पहले का A, दूसरे का D, तीसरे का B और चौथे का C हो जाएगा। तो पहले का A मतलब जो सामने सामने दिया हुआ है कि कॉमेट जो पर्वत है हमारा उसकी ऊंचाई 7,756 मीटर है। फिर उसके बाद है दूसरा जो है कंचनजंगा, तो दूसरे का D है, कंचनजंगा की ऊंचाई 8,586 मीटर है। फिर नंदा देवी की ऊंचाई ऑप्शन नंबर B में है तो 7,816। और फिर K2 की ऊंचाई जो है वो 8,611 किलोमीटर की है। तो जैसा कि आपने देखा कि इन चारों पर्वत में जो सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा पर्वत है वो नंदा देवी है, जिसकी ऊंचाई 8,611 मीटर में है। अगला क्वेश्चन है हमारा फिर मैचिंग से रिलेटेड है कि इसमें पहले मैचिंग को दूसरे मैचिंग से मिलाना है, पर ये बायोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन है, जिसे हम लोग देखेंगे कि पोरीफेरा जो है वो क्या है, निडारिया क्या है, मोलेस्का क्या है, या फिर ऑर्थोपोडा क्या है। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि पोरीफेरा जो है वो स्पंज से रिलेटेड होता है, निडारिया जो है वो जेलीफिश के नाम से जानी जाती है, निडारिया एक प्रकार की जेलीफिश है। फिर तीसरा ऑप्शन है मोलेस्का क्या है, ये है स्किड है हमारा। और फिर ऑर्थोपोडा क्या है, सेंटीपिड है हमारा। तो आप जो साइंस के क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो बायोलॉजी में भी अच्छे से पढ़ के जाइए, क्योंकि 1 से 2 क्वेश्चन बायोलॉजी से भी देखने को मिलेंगे आपको। अगला क्वेश्चन है हमारा, मानव आहार में निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी होने पर सूक्ष्म छिपाक या फिर जीरोफ्लेथेमिया नामक रोग होता है। तो सूक्ष्म छिपाक जो है वो रोग होता है विटामिन ए की कमी से। तो आपने याद रखा कि विटामिन ए की कमी से सूक्ष्म छिपाक या फिर जीरोफ्लेथेमिया नामक रोग हो सकता है। अगला क्वेश्चन है हमारा जो कि करंट अफेयर से रिलेटेड था। मार्च 2023 में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र BARC के वैज्ञानिक द्वारा किए गए एक अध्ययन में देखा गया कि डैश के कुछ क्षेत्रों में पहले की तुलना में लगभग 3 गुना अधिक पृष्ठभूमि विकिरण का अनुभव किया गया। तो ये किस क्षेत्र में देखा गया, तो ये केरल राज्य में देखा गया। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान वर्ष 1974 में भारत के प्रथम सूक्ष्म वित्त संस्थान के रूप में स्थापित किया गया। तो सेवा बैंक जो है उसका राइट आंसर हो जाएगा। सेवा बैंक जो है वो वर्ष 1974 में भारत के प्रथम सूक्ष्म वित्तीय संस्थानों के रूप में स्थापित किया गया। अगला क्वेश्चन हम लोग आर्टिकल से देखते हैं जो पॉलिटी से रिलेटेड हो जाएगा। मई 2023 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने युगलों को भारतीय संविधान के डैश के अंतर्गत विवाह के असाध्य रूप से टूटने के आधार पर तलाक लेने का अधिकार दिया। तो ये कौन सा अनुच्छेद के तहत था, तो ये अनुच्छेद था 142 का फर्स्ट, मतलब 142 का क वाला पार्ट।
अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, मानव शरीर में पाए जाने वाले एंजाइमों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो कथन ए पढ़ते हैं, मॉल्टेज लार में उपस्थित होता है और शर्करा मॉल्टेज को ग्लूकोज में विघटित कर देता है या फिर तोड़ देता है। ऑप्शन या फिर कथन बी जो कि है, माइलेज लार में उपस्थित होता है और स्टार्च को शर्करा में परिवर्तित करने में सहायक होता है। तो इसमें से कौन सा कथन सही है। तो दोनों कथन जो हैं वो सही है। माल्टेज जो है वो लार में उपस्थित होता है और मॉल्टेज शर्करा को परिवर्तित करने में सहायक होता है स्टार्च को, और मॉल्टेज जो है वो ग्लूकोज में विघटित कर देता है। तो ये दोनों कथन जो है वो एकदम राइट है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश बने। तो हीरालाल जेकी सुनदास कानिया। तो हीरालाल जेकी सुनदास कानिया जो है, एच.जे. कानिया के नाम से भी ये जाने जाते हैं। तो एच.जे. कानिया भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश बने थे। अगला क्वेश्चन है हमारा लास्ट, जो कि है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड CGS प्रणाली में चुंबकीय तीव्रता का मात्रक है। तो CGS या फिर सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड प्रणाली में चुंबकीय तीव्रता का मात्रक है ऑस्ट्रेड। तो आपने नाम याद रखा, ऑस्ट्रेड जो है वो CGS प्रणाली में चुंबकीय तीव्रता का मात्रक है। तो दोस्तों ये 2022 का था। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने 2023 के एग्ज़ाम की तरफ। तो ये आ गया दोस्तों हमारा जो 2023 का CHSL Tier 2 था, जो कि 2 नवंबर 2023 को हुआ था। तो इससे रिलेटेड हम लोग GK के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अपना। तो यहाँ से दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन स्टार्ट होता है, जो कि है, आयोडीन की कमी से डैश हार्मोन में अपर्याप्त मात्रा उत्पन्न होती है। तो आयोडीन की कमी से कौन सा रोग हो सकता है। तो थायराइड रोग जो है वो आयोडीन की कमी से हो सकता है। तो आपका राइट आंसर भी ऑप्शन नंबर दूसरा थायराइड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों हम लोग, जो कि है, निम्नलिखित में से कौन सा या फिर कौन से सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के बारे में सही है। तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के बारे में कौन सा कथन जो है वो ए सही है या फिर बी सही है, देखेंगे। तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने 12 जून 1905 को महाराष्ट्र के पुणे जिले में फर्ग्यूसन हिल पे किया था। तो ये कथन सही है। अगला क्वेश्चन है, मतलब अगला कथन है, बी वाला, सोसाइटी ने शिक्षा, सामाजिक कल्याण, दलितों के उत्थान और समाज के वंचित वर्गों को बेहतर जैसी राष्ट्र निर्माण गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित किया। तो ये भी कथन सही है। तो सर्वेंट ऑफ सोसाइटी के बारे में ये जो दोनों कथन है वो एकदम राइट है। तो आपका आंसर भी ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, GDP और कल्याण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसमें भी कुछ कथन दिए हैं, हमें बताना है कि GDP के बारे में कौन सा कथन जो है वो सही है। GDP मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसका फुल फॉर्म भी कई बार आपसे पूछ लेता है, तो आप याद रखेंगे। GDP मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। कथन पहला है, किसी देश की GDP लोगों के कल्याण का सूचक है। दूसरा है, यदि GDP बढ़ रही है तो कल्याण समान रूप से नहीं बढ़ सकता। तीसरा है, GDP और कल्याण दोनों एक दूसरे से संबंधित नहीं है। तो इसमें सिर्फ पहला और दूसरा ऑप्शन ही जो है वो सही है। बाकी ये जो तीसरा ऑप्शन है कि GDP और कल्याण दोनों एक दूसरे से संबंधित नहीं है, ये ऑप्शन जो है वो गलत है। इसलिए हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा, पहला कथन सही है और दूसरा कथन सही है। अगला है हमारा, शहद में मिलावटी चीनी के घोल की जांच करने के लिए नमूने में रुई की बत्ती भिगोकर उसे माचिस की तीली से जलाया जाता है। मिलावट की पुष्टि होती है यदि यह चटचटाहट की ध्वनि के साथ जलता है। तो अगर हमें चीनी में मिलावट चीनी की घोल से पता करना है तो कैसे पता करेंगे, उसे रुई की बत्ती भिगोकर माचिस के तीली से जलाएंगे। अगर उसमें चटचटाहट की आवाज़ के साथ ध्वनि निकलती है और ध्वनि के साथ जलता है तो मिलावट की पुष्टि हो जाती है। गृह मंत्रालय विभाग किसके पास है जुलाई 2023 प्राप्त जानकारी के अनुसार। तो ये करंट अफेयर के क्वेश्चन है, आप इसे अपने हिसाब से प्रिपेयर कीजिएगा। जैसे 2024 का करंट अफेयर, मतलब 2024 के करंट अफेयर हैं वो आप कम पढ़ के जाइएगा, और जो 2023 में करंट अफेयर हुए हैं उन पे आप थोड़ा ज़्यादा फोकस करके जाइएगा। जैसे 2024 में एग्ज़ाम होने वाला है, तो इम्पॉर्टेंट है कि आप 2023 के जून से दिसंबर तक जो भी करंट अफेयर बने हैं उनको आप डिटेल में पढ़ के जाइएगा, वो आपके लिए बेहतर होगा। तो इसमें आपसे पूछा गया है कि गृह मंत्रालय विभाग किसके पास है 2023 तक, तो वो अमित शाह के पास है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। तो 1935 में हुई थी। तो आप इसे याद रखेंगे, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी RBI की 1935 में। अगला है, ये भी जो है वो करंट अफेयर से रिलेटेड हो जाएगा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 निम्नलिखित में से राज्यों और उनके संबंधित रैंकों के साथ सही मिलान कीजिए। तो इसमें आपसे पूछा गया है जो 2023 में खेलो इंडिया गेम्स हुए थे उन पे जो राज्य है और वो कौन सी रैंक पे आए थे। तो पहला है राजस्थान, ये आया था हमारा तीसरे रैंक पे, मतलब चतुर्थ स्थान पे आया था, ऑप्शन नंबर तीसरे पे है। मध्य प्रदेश आया था हमारा तीसरे स्थान पे, हरियाणा आया था हमारा जो है वो दूसरे स्थान पे, और महाराष्ट्र आया था हमारा पहले स्थान पे। तो इस हिसाब से जो ऑप्शन है वो तीसरे, पहले का तीसरा, फिर उसके बाद है बी का चौथा, सी का दूसरा और डी का पहला। तो आपने देखा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा। तीसरे में जो है वो ए का तीसरा दिया हुआ है, बी का चौथा दिया हुआ है, सी का दूसरा दिया हुआ है और डी का पहला दिया हुआ है। जैसे राजस्थान आपसे पूछा जाए तो ये चतुर्थ स्थान पे था, मध्य प्रदेश पूछा गया तो ये तृतीय स्थान पे था, हरियाणा दूसरे स्थान पे था और महाराष्ट्र जो है वो प्रथम स्थान पे था। अगला क्वेश्चन है हमारा,
मानक ताप और दाब STP पर ताप का क्या मान होता है। तो मानक ताप और दाब पर STP पर जो मान होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। तो आप याद रखेंगे कि मानक ताप और दाब STP पर उनका मान 0 डिग्री सेल्सियस होता है। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में खिलाड़ियों का दी गई श्रेणियों के संबंध में स्पर्धाओं में उनके द्वारा जीते गए पदकों के साथ सही मिलान कीजिए। तो ये भी दोस्तों करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है। जैसा कि आपने देखा कि 2023 के पेपर में 2022 का करंट अफेयर पूछा गया है, तो इसी टाइप के करंट अफेयर पूछे जाते हैं। आपका 2024 में एग्जाम है, तो आप 2023 का करंट अफेयर अच्छे से तैयार करके जाइए। इसमें आपसे पूछा गया है कुछ खिलाड़ी और उनके द्वारा जीते गए कुछ पदक। तो विनेश फोगाट, ये इन्होंने क्या जीता, स्वर्ण कुश्ती महिला फ्री स्टाइल 53 kg के अंदर। फिर उसके बाद है बजरंग पूनिया, इन्होंने कौन सा मेडल जीता, इन्होंने जीता स्वर्ण कुश्ती पुरुष फ्री स्टाइल 65 kg के अंदर। साक्षी मलिक, तो साक्षी मलिक में इन्होंने क्या जीता, साक्षी मलिक ने जीता स्वर्ण मतलब गोल्ड मेडल कुश्ती महिला फ्री स्टाइल 62 kg के अंदर। और दीपक पूनिया ने क्या इसमें मेडल जीता, तो इन्होंने भी गोल्ड मेडल जीता, वो भी 86 kg के अंदर पुरुष फ्री स्टाइल में। तो आपने देखा ये सभी कुश्ती से रिलेटेड खेल खेलते हैं। तो ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे कि टेनिस से रिलेटेड कुछ नाम दे दिए जाएंगे, आपसे पूछा जाएगा कि इन्होंने कौन से जो है वो टूर्नामेंट जीते हैं, या फुटबॉल से या हॉकी से रिलेटेड ऐसे क्वेश्चन आपसे करंट अफेयर में पूछे जा सकते हैं जो 2023 में गेम्स हुए थे। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, लिथियम का व्यवहार मैग्नीशियम के व्यवहार के समान होता है। इस प्रकार की समानता को समानतः विकर्ण संबंधी या फिर डायगोनल रिलेशनशिप कहा जाता है। तो लिथियम का जो व्यवहार है वो मैग्नीशियम के व्यवहार से लगभग सिमिलर होता है, इसलिए इसे विकर्ण संबंध या फिर डायगोनल रिलेशनशिप के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, विश्व में मॉनसून राम में सबसे अधिक औसत वर्षा होती है क्योंकि बंगाल की खाड़ी की मानसून हवाएं खासी पहाड़ियों से टकराती है। जो बंगाल की खाड़ी है वहाँ से जो हवाएं निकलती हैं वो हमारे नॉर्थ ईस्ट स्टेट में जो खासी की पहाड़ियाँ हैं, गारो खासी की पहाड़ियाँ, वहाँ से टकराती हैं, इसलिए वहाँ के मॉनसून राम में जो है वो लगभग ज़्यादा बारिश होती है। विटामिन के संबंध में गलत कथन का चयन कीजिए। जो विटामिन के संबंध में गलत कथन है हमारा, वो आंत में कुछ बैक्टीरिया विटामिन का उत्पादन नहीं करते, ये कथन गलत है। तो यही हमारा एकदम राइट आंसर हो जाएगा कि आंत में कुछ बैक्टीरिया विटामिन का उत्पादन नहीं करते, ये गलत है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे जो कि है मूसलाधार बारिश का मौसम जिसमें अक्सर ओलावृष्टि के साथ प्रचंड हवाएं और स्थानीय तड़ित झांझा देखने को मिलता है। पश्चिम बंगाल में इस प्रकार के तूफानों को डैश कहा जाता है। तो इसमें आपसे पूछा है कि जो पश्चिम बंगाल में हमारी बहुत तेज़ हवाएं चलती हैं, जहाँ पे ओले वगैरह या फिर बहुत तेज़ हवा चलने लगती है, तो उस बारिश को या फिर उस प्रकार की तूफान हवाओं को काल बैसाखी के नाम से जाना जाता है। तो क्या काल बैसाखी जो है वो तूफ़ानी हवाएँ हैं, जहाँ पे जब वो आती हैं तो काफ़ी ज़्यादा बारिश होती है, ओला होता है और फिर बहुत तेज़ हवाएँ चलने लगती हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जो कि फिर आ जाता है हमारा मैचिंग से रिलेटेड। तो इसमें कुछ स्टेट दिए हुए हैं और उनसे रिलेटेड बायो रिजर्व दिया हुआ है। तो हम लोग देखेंगे असम जो है वहाँ पे कौन सा बायो रिजर्व है, तो असम में जो है वो मानस बायो रिजर्व है। दूसरा आता है हमारा स्टेट मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश में पंचमढ़ी बायो रिजर्व है। फिर तीसरा स्टेट आता है हमारा उड़ीसा, उड़ीसा में है सिमलीपाल बायो रिजर्व। और चौथा स्टेट आता है हमारा मेघालय, इसका है नोक्रेक। तो आपने देखा इसमें कुछ बायो रिजर्व जैसे चीज़ें दी गई थी और इसमें आपको सही मिलान करना था। इससे रिलेटेड आपको कंप्लीट बायो रिजर्व की वीडियो चाहिए तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ से जाकर नेशनल पार्क, बायो रिजर्व या फिर टाइगर रिजर्व से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैंने करा दिए हैं, आप जाकर उस वीडियो को भी देख सकते हैं। नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, सरकार की प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना PM जय योजना निम्नलिखित में से किस राजनीति के निर्देश सिद्धांतों से संबंधित है। तो ये संबंधित है सार्वजनिक स्वास्थ्य के पोषण स्तर में वृद्धि करना और उसमें सुधार करना राज्य का कर्तव्य है। तो इससे रिलेटेड है हमारा प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। ये मैचिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। जैसे स्थितिज ऊर्जा जो है वो किस में देखी जा सकती है, तो स्थितिज ऊर्जा पवन चक्की में देखी जा सकती है। रासायनिक ऊर्जा जो है हमारी वो डीजल जनित्र में या फिर डीजल जनरेटर में देखी जा सकती है। गतिज ऊर्जा जो है वो, तो अगला क्वेश्चन है हमारा कुछ स्थितिज ऊर्जा जो हैं वो किस तरह से देखी जा सकती हैं। जैसे स्थितिज ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी या फिर रेडिएशन एनर्जी, ये किस में देखी जा सकती हैं। तो हमारा स्थितिज ऊर्जा है पोटेंशियल एनर्जी, यह देखी जा सकती है पन बिजली संयंत्र में, मतलब हाइड्रो पावर प्लांट में। जो रासायनिक ऊर्जा है हमारी ये डीजल जनरेटर में देखी जा सकती है। और जो गतिज ऊर्जा या फिर काइनेटिक एनर्जी है ये पवन चक्की या फिर विंड टर्बाइन में देखी जा सकती है। और विकिरण ऊर्जा या फिर रेडिएशन ये देखा जाता है हमारा सौर तापीय या फिर सोलर थर्मल में। तो ये फिजिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है हमारा,
तो इसमें आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, जो कि पूछा रहा है इसमें से कौन सा कथन सही है या गलत है। तो हमें बताना है कि कथन पहला है, जो कि है 2011 की जनगणना सेंसस के अनुसार 7 बहनें का राज्य, जिसे 7 सिस्टर स्टेट कहते हैं, उनमें मिजोरम की साक्षरता दर या फिर मिजोरम का लिटरेसी रेट सबसे अधिक है। या दूसरा कथन हम लोग देखेंगे, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार स्टेट की जो साक्षरता दर है वो सबसे कम है। तो दोनों कथन जो है हमारे वो एकदम सही हैं। जो पहला कथन है उसमें हमारा मिजोरम में साक्षरता दर जो है वो सबसे अधिक थी 2011 के अनुसार, और उसी के अनुसार 2011 में बिहार की जो लिटरेसी रेट थी वो सबसे कम थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, इससे भी रिलेटेड है मैचिंग से, तो आप देख के जाइएगा। जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने बता रही दिए हैं तो उससे रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चन जो हैं वो आपको आपके आने वाले एग्जाम CHSL Tier 2 में देखने को मिलेंगे। जैसे इसमें आपसे गवर्नर जनरल पूछा है और उनका टाइम पीरियड पूछा है। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। आप इनके टाइम पीरियड को ज़रूर पढ़ के जाइए कि कौन कौन से टाइम पीरियड में कौन कौन से गवर्नर जनरल मौजूद थे। तो वॉरेन हेस्टिंग है, लॉर्ड कॉर्नवालिस है, सर जॉन शोर है और लॉर्ड वेलेस्ली है। तो पहला हम लोग देखेंगे कि वॉरेन हेस्टिंग जो है वो किस टाइम पीरियड में थे। तो वो थे हमारे 1772 से 1785 में। दूसरा है हमारा लॉर्ड कॉर्नवालिस है, जो है वो 1786 से 1793 में है। और इसमें मतलब आपको सीधे सीधे इसमें आंसर दिया हुआ है कि पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा और चौथे का चौथा। तो इसमें आपको सिर्फ ऐसे ही टिक करना था। तो फिलहाल इसमें ऐसा दे दिया है, पर आपके एग्जाम में ज़रूरी नहीं कि ऐसा ही आए, हो सकता है आए और हो सकता है ना भी आए। तो आप अच्छे से टाइम पीरियड इसका याद करके जाइएगा। तो इनमें सब सामने सामने ही लिखा हुआ है। जैसे सर जॉन शोर जो है वो 1793 से 1798 के बीच में थे, और लॉर्ड वेलेस्ली जो है वो 1798 से 1805 से तक टाइम पीरियड में थे। अगला लास्ट क्वेश्चन आता है हमारा, यह मई 2023 में मध्य प्रदेश का डैश शहर संयुक्त राष्ट्र पर्यावास या फिर अनहैबिटेट के सहयोग से संयुक्त राष्ट्र अनिवार्य सतत विकास लक्ष्य सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल SDGs के स्थानीयकरण लोकलिज्म को अपनाने वाला भारत का पहला शहर बना। तो ये कौन बना? मध्य प्रदेश का भोपाल जो शहर है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में अपनाने वाला भारत का पहला शहर बन गया है। आइए दोस्तों अब देखते हैं हमारा अगला शिफ्ट, जो कि 2023 से का ही है, जो CHSL Tier 2 है, वो अगले दिन मतलब 10 जनवरी के दिन हुआ था। तो आइए हम लोग उसका क्वेश्चन आंसर देखते हैं GK GS का। तो यहाँ से दोस्तों हमारा स्टार्ट होता है CHSL 2023 का दूसरे दिन या फिर अगले दिन, जो कि 10 जनवरी को हुआ था, 10 जनवरी 2024 को CHSL Tier 2 का पेपर। तो आइए हम लोग इसमें GK GS के क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है GK GS जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन। भारत में कौन सा संगठन खाद्य सामग्रियों में कीटनाशकों की अधिकतम आवेश सीमाएं MRL निर्धारित करने के लिए जिम्मेदार होता है? तो ये कौन जिम्मेदार होता है? भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, तो FSSAI जो है वो इससे जिम्मेदार होता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, पहचानिए कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है या गलत है। तो कथन पहला है, खासी और जैंतिया पहाड़ियों में सबसे अधिक वर्षा होती है, जो 1000 सेंटीमीटर से भी अधिक होती है। अगला कथन है हमारा, लद्दाख और अधिकांश पश्चिमी राजस्थान में 150 मीटर से अधिक वर्षा होती है। तो राजस्थान और लद्दाख जैसे राज्यों में वर्षा नहीं होती है, तो ये दूसरा कथन गलत हो जाएगा। तो पहला ही कथन जो है वो सही है हमारा, कि खासी और जैंतिया की पहाड़ियों में वर्षा अधिक होती है, जो 1000 सेंटीमीटर तक हो सकती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, नीति निर्माण के लिए राज्य द्वारा पालन किया जाने वाला कौन सा निर्देशक सिद्धांत नहीं है? तो ये ऑप्शन दूसरा हो जाएगा, आर्थिक व्यवस्था के संचालन से धन का संकेंद्रण करना। तो ये जो है ये सिद्धांत नहीं है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, गैसेज स्पेशली ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर इसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक एनिमल एंड प्लांट्स। द गैसेज फ्रॉम द एटमॉस्फेयर रीच द एक्वेटिक एनिमल एंड प्लांट थ्रू। तो ये आपसे पूछा गया है, जो हमारे ऑक्सीजन है और कार्बन डाइऑक्साइड है ये जीने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे एनिमल हो गया, प्लांट हो गया, तो जो दो गैसें हैं हमारी एटमॉस्फेयर में कैसे पहुंचती हैं? एक्वेटिक एनिमल और प्लांट के थ्रू, तो डिफ्यूज़न के थ्रू पहुंचती हैं। तो आपका इसमें जो राइट आंसर है कि ये एटमॉस्फेयर से कैसे इन जानवरों और पेड़ पौधों तक पहुँचती है, तो डिफ्यूज़न के थ्रू पहुँचती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, 2022 में एजरबैस्टन में क्रिकेटर जसप्रीत बुमराह के रिकॉर्ड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है? तो जैसा आप देख रहे हैं इसमें काफ़ी डीपली टाइप से करंट अफेयर पूछा जा रहा है। तो 2023 से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर अच्छे से आप पढ़ के जाइएगा, उतना ही आपके एग्जाम के लिए बेहतर होगा। तो इसमें कथन है, भारतीय कप्तान जसप्रीत बुमराह ने एक ओवर में 32 रन बनाकर ब्रायन लारा का विश्व रिकॉर्ड तोड़ा। विश्व रिकॉर्ड ब्रायन लारा के नाम 18 वर्षों तक रहा। ब्रायन लारा ने अपने इस रिकॉर्ड के लिए दक्षिण अफ्रीका के बाएं हाथ के स्पिनर रॉबिन पीटरसन को निशाना बनाया था। जसप्रीत बुमराह ने स्टुअर्ट ब्रॉड को पछाड़कर टेस्ट क्रिकेट में एक ओवर में सर्वाधिक रन बनाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया। तो कौन सा कथन जो है वो सही है? तो दूसरा, तीसरा और चौथा कथन जो है वो सही है। बस पहला कथन छोड़कर बाकी तीनों कथन जो है सही है। जो पहला कथन क्या था, जसप्रीत बुमराह ने एक ओवर में 32 रन बनाकर ब्रायन लारा का रिकॉर्ड तोड़ा, ये गलत है, ये अभी तक नहीं हुआ है। तो बाकी जो तीनों कथन थे, दूसरा, तीसरा और चौथा, वो कथन सही है। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रार्थना समाज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो जैसा मैं आपको बता रहा था, प्रार्थना समाज, ब्रह्म समाज, आर्य समाज, तो इनसे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, तो इनको भी आप ज़रूर देख के जाइएगा, मतलब अच्छे से पढ़ के जाइएगा।
तो पहला कथन है हमारा, संस्कृत में प्रार्थना समाज या प्रेयर सोसाइटी धार्मिक और सामाजिक सुधारों के लिए एक आंदोलन था। प्रार्थना समाज की स्थापना 1863 में दादोबा पांडुरंग और उनके भाई आत्माराम पांडुरंग ने की थी। तो ये दोनों कथन जो है वो सही है कि प्रेयर सोसाइटी धार्मिक और सामाजिक सुधारों के लिए एक आंदोलन था और प्रार्थना समाज की स्थापना 1863 में दादोबा पांडुरंग और उनके भाई आत्माराम पांडुरंग ने किया था। अगला क्वेश्चन मैचिंग से रिलेटेड है दोस्तों हमारा। इसमें पूछा गया है आपसे 2022 में अपने खेल ने एक रिकॉर्ड बनाया, खिलाड़ी और उनके कुछ खेल दिए हुए हैं। तो पहले सूची में है खिलाड़ी और उनके साथ खेल को मिलाना है। तो हम लोग देखते हैं कि मनप्रीत कौर जो हैं वो कौन सा खेल खेलती हैं, तो वो उनका संबंध है गोला फेंक खेल से। फिर ऑप्शन बी है अविनाश शामले जो है वो कौन सा खेल है, तो वो धावक हैं। फिर तीसरा है हमारा मीराबाई चानू किससे संबंधित है, तो भारोत्तोलन से, मतलब वेट लिफ्टिंग करती हैं, तो उनका संबंध इससे हो जाएगा। और पूजा जाटयान जो है वो किससे संबंधित है, वो तीरंदाजी से संबंधित है। तो आपने देखा इसका राइट आंसर ए का पहला, बी का दूसरा, सी का चौथा और डी का तीसरा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है हमारा दोस्तों, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारत में सबसे अधिक शहरीकृत केंद्रीय शासित प्रदेशों के समूह को दर्शाता है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो दिल्ली हो जाएगा और चंडीगढ़ हो जाएगा। ये दो जो केंद्र शासित प्रदेश हैं ये शहरीकृत केंद्र शासित प्रदेशों के समूह को दर्शाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा शहर सबसे पहले मानसूनी वर्षा का सामना करता है। तो जो तिरुवनंतपुरम है हमारा शहर, वो मानसूनी वर्षा का सबसे पहले सामना करता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह आरेख में ऊर्जा का प्रवाह शाकाहारी जीवों में डैश होता है। तो शाकाहारी जीवों में उत्पादकों में होता है। तो इसमें राइट आंसर है उत्पादकों में जो है वो होता है। ऊर्जा का प्रवाह शाकाहारी जीवों में उत्पादकों में होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, इसमें से भी आपको कथन दिया है, उसमें से बताना है कि इसमें से कौन सा कथन जो है वो गलत है। तो मूल क्षेत्राधिकार संघीय मामलों से संबंधित सभी विवादों में सर्वोच्च न्यायालय को एक अंपायर के रूप में स्थापित करता है। तो ये कथन सही है। सर्वोच्च न्यायालय रिट के रूप में विशेष आदेश दे सकता है। तो ये कथन भी सही है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 129 में भारत के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के बारे में उल्लेख है। तो ये दोस्तों ये कथन गलत है। और भारत के सर्वोच्च न्यायालय में प्रत्येक न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है। ये भी गलत है। जो बड़े लोग होते हैं उनकी नियुक्ति जो है भारत का प्रधानमंत्री नहीं, भारत के राष्ट्रपति करते हैं। तो ये तीसरा और चौथा कथन जो है वो गलत है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा 12वां, जो कि इससे भी रिलेटेड है मैचिंग से। तो इसमें कुछ नीतियां हैं और उनके कुछ वर्ष दिए हुए हैं। तो पिट्स इंडिया अधिनियम ये कब आया था, बंगाल का स्थायी बंदोबस्त ये कब आया था, सहायक संधि प्रणाली की परिचय ये कब आया था, और सती प्रथा का उन्मूलन ये कब हुआ था। तो हम लोग पहला देखेंगे। ये भी दोस्तों सब सामने सामने ही लिखा हुआ है। जैसे पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में आया था, बंगाल का स्थायी बंदोबस्त 1793 में आया था, सहायक संधि प्रणाली का परिचय ये 1798 में आया था, और सती प्रथा का उन्मूलन जो है वो 1829 में हुआ था। तो आपने देखा इसमें भी आपको मैचिंग करना था और इसमें सब सामने सामने ही लिखा हुआ था। तो आइए हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, जो कि है दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के साथ संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP की साझेदारी से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन थोड़े अजीब से होते हैं दोस्तों। अगर आपको आता है तभी आप इस पर चांस लीजिएगा, वरना ऐसे क्वेश्चन सिंपली स्किप करने वाले होते हैं। तो आप इसको स्किप करके अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाइएगा। ऐसे क्वेश्चन आपका टाइम वेस्ट करते हैं। अगर आपको नहीं आते तो एक दो क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको नहीं आएंगे, उसको आप छोड़कर अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़िए। फिलहाल इस क्वेश्चन में जो पहला, दूसरा और चौथा कथन है वो सही है। तो पहला कथन है हमारा UNDP और जो हमारा दीनदयाल योजना था एक सहयोगी साझेदारी में प्रवेश किया, जिसके उद्देश्य महिलाओं को उद्यमिता के क्षेत्रों में अच्छी तरह से सूचित करियर विकल्पों को चुनने में सशक्त बनाता है। दूसरा है हमारा साझेदारी अपने स्वयं से उद्यम शुरू करने और उन्हें विस्तृत करने की इच्छुक महिलाओं को सहायता प्रदान करेगी, विशेष रूप से देखभाल, अर्थव्यवस्था, डिजिटल अर्थव्यवस्था और वैद्युत गतिशील अपशिष्ट प्रबंधन, खाद्य पैकेजिंग और अन्य क्षेत्रों में। और चौथा है हमारा UNDP चयनित परियोजना स्थानों में ब्रिज सखी के नामक सामुदायिक व्यवसायी सलाहकार विकसित करके इस पहल में योगदान देगी। तो पहला, दूसरा और चौथा कथन जो है वो दोस्तों एकदम राइट है, और जो तीसरा है हमारा वो गलत है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, सीधी सड़क पर 10 किलोमीटर की चाल से गति करती हुई एक बस 2 मिनट में अपनी चाल को 70 किलोमीटर तक बढ़ा देती है। तो बस का औसत त्वरण क्या होगा। तो इसमें आपको सिंपली फार्मूला याद होना चाहिए कि एक्सेलरेशन का फार्मूला, औसत त्वरण का फार्मूला क्या होता है। तो उस पर आप लगाएंगे तो इस हिसाब से इसका आंसर 2.5 किलोमीटर पर मिनट स्क्वायर आ जाएगा। तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा 0.5 किलोमीटर पर मिनट स्क्वायर। अगला है हमारा, भारत में सूक्ष्म वित्त संस्थाओं के लिए दिशा निर्देश किसने जारी किया। तो सूक्ष्म वित्त संस्थाओं के लिए जो दिशा निर्देश जारी करता है वो सबसे बड़ा बैंक हमारा मतलब भारतीय रिजर्व बैंक RBI करता है। 16वां क्वेश्चन है हमारा, अंतरण अदायगियों या फिर ट्रांसफ़र पेमेंट्स के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो अंतरण अदायगियों या फिर ट्रांसफ़र पेमेंट्स के बारे में कौन सा कथन जो है वो सही है। तो परिवारों को अंतरण अदायगियों या फिर ट्रांसफ़र पेमेंट सरकार द्वारा की जाती है। पेंशन छात्रवृत्ति यदि जो ट्रांसफ़र पेमेंट का हिस्सा नहीं है,
और अंतरण अदागियों या का उपयोग प्रायः समाज के भीतर आय में पुनः वितरित करने के लिए एक माध्यम के रूप में किया जाता है। तो पहला और तीसरा जो है वो सही है और दूसरा कथन जो है वो गलत है कि पेंशन छात्रवृत्ति जो है वो ट्रांसफ़र पेमेंट का हिस्सा नहीं है, ये गलत कथन है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा दोस्तों, सर्व अंडर न्यूट्रिशन ड्यू टू द डिफिशेंसी ऑफ फूड एंड एनर्जी इज टर्म्ड एज, तो इसे क्या बोलते हैं? तो इसे बोलते हैं मेरेमस, तो इसे बोलते हैं मेरेस्मस। अगला क्वेश्चन है हमारा, सितंबर 2022 में डैश में दशापारा गांव, दशापारा विलेज है जो पूरी तरह से कृषि और मत्स्य पालन पर निर्भर है, ने रासायनिक उर्वरकों को प्रयोग को कम करते हुए प्राकृतिक आधारित जीवन शैली और आजीविका नेचर बेस्ड लाइफस्टाइल एंड लाइवलीहुड को अपनाकर भारत का पहला संशोधित जैव गांव मॉडिफाइड बायो विलेज बन गया। तो ये था हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा, त्रिपुरा। ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि के लिए प्रमुख रूप से क्या उत्तरदायी है? तो ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जो प्रमुख उत्तरदायी है वो CO2 की बढ़ती मात्रा, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड की जो बढ़ती मात्रा है वो सबसे अधिक उत्तरदायी है ग्रीन हाउस प्रभाव में। ये रहा दोस्तों आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, जो कि है एक 100 ml घोल में 0.01 मोल NaOH घुला है, तो घोल का pH मान क्या हो जाएगा? तो इस समय घोल का जो pH मान हो जाएगा वो 13 हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन जो है वो 13 सही हो जाएगा। तो देखा दोस्तों, मैंने आपको 2022 और 2023 में जितने भी CHSL Tier 2 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में वो मैंने आपको करा दिया। आपको आइडिया लग गया होगा कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो अपनी तैयारी को इसी हिसाब से कीजिए ताकि आप अपने GK GS में अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएँ। तो चलिए मिलते हैं तब तक आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए और अपने लक्ष्य की तरफ हमेशा आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।